लगातार आपका नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिला अध्यक्ष की दौड़ में आप शामिल भी हैं। पर मौका मिलेगा तो मैं पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देने का प्रयास करूंगा। फिर से चुनाव हुआ, स्थिति आपके परिणाम आपके पक्ष में नहीं रही। आखिर कहाँ वो चूक कांग्रेस की रह गई? 71 सीटों से 35 पर आ जाना वाकई में बहुत आश्चर्यजनक था और मैं आज तक उसके जवाब ढूंढ रहा हूँ। अब जब 2028 में चुनाव है, क्या गुटबाजी नहीं रहेगी, कैसा कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, मुझे लगता है हमारी पार्टी में एक ही गुट है, वो पंजा छाप का गुट है। हम सब एक छतरी के नीचे हैं। चलिए, ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन आपकी राजनीति में आने का कारण क्या रहा? धीरे धीरे 3 साल में मैं इतना एक्टिव हो गया स्टूडेंट एक्टिविज्म में कि फिर लगने लगा कि यही लाइफ है। विचारधारा ऐसा फिर क्यों? कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी भी हो सकता है। एक्टिविज्म का अर्थ ही लड़ाई है। अच्छा। अगर कोई स्टूडेंट लीडर ये कह दे कि मुझ पर केस नहीं है, तो मैं कहूंगा वो स्टूडेंट लीडर है ही नहीं। नमस्कार, अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल जी से। हरितवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा हैं और युवाओं को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में 2028 में फिर से चुनाव हैं। देखिए, युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ चाहिए। उसके अलावा अगर युवाओं को सबसे अच्छी कोई चीज़ चाहिए तो वो ये चाहिए कि उन पर कोई अयोग्य व्यक्ति शासन ना करे। और इसी के लिए मैं तो हर युवा से निवेदन करता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई अयोग्य व्यक्ति शासन ना करे, तो राजनीति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए, जनता की सेवा कीजिए और हम लोगों के साथ जुड़कर, या किसी भी विचारधारा, जिस विचारधारा के साथ आप जुड़ना चाहते हैं उस विचारधारा के साथ जुड़ करके समाज में बदलाव लाने की तैयारी कीजिए। और एक कहावत है ना कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। तो अगर शेर बनना है तो अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। तो एक युवा होने के नाते मेरी राय तो यही है। और वाकई में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा एक बुनियादी ढांचा है जिसकी आवश्यकता हर राज्य को पड़ती है, और मुझे भी लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे एक युवा राज्य को है। बिल्कुल, कई दशक से आप राजनीति में सक्रिय हैं, पार्टी में पद पर आप बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष का चुनाव आपकी पार्टी में हुआ है, लगातार आपका नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिला अध्यक्ष की दौड़ में आप शामिल भी हैं। अगर आप बन जाते हैं तो क्या कुछ इस बार युवाओं के लिए रहेगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप भी खुद एक युवा हैं? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी कांग्रेस पार्टी में हमेशा से रही है, और इस बार भी संगठन सृजन अभियान के तहत मौका दिया गया कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो खुद को ये समझता है कि पार्टी की सेवा कर सकता है, वो जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत अंश ये था कि नीचे के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि क्या आप किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष पर देखना चाहते हैं तो अपनी राय दीजिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, और प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो जब तक निर्णय नहीं आता मैं उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझता, पर मौका मिलेगा तो मैं पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देने का प्रयास करूंगा, अपना 100% दूंगा, और सोचूंगा कि कैसे रायपुर शहर की जनता के मुद्दों को उठाकर हम लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों को निवेदन कर सके कि आने वाले समय में हमें मौका दें। बिल्कुल, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, फिर से चुनाव हुआ, स्थिति आपके परिणाम आपके पक्ष में नहीं रही। आखिर कहाँ वो चूक कांग्रेस की रह गई? देखिए, 18 के परिणाम और 23 के परिणाम में तो जमीन आसमान का अंतर है। 71 सीटों से 35 पर आ जाना वाकई में बहुत आश्चर्यजनक था, और मैं आज तक उसके जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद कुछ ना कुछ चीज़ों में कम रहे होंगे, तभी जनता ने हमें एक तरीके से वापस विपक्ष में बैठाने का काम किया है। पर मुझे विश्वास है कि हम अपनी कमियों से सीखेंगे, और 23 में फिर 28 में फिर जब लौट करके आएंगे तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ और फिर तैयारियों के साथ आएंगे। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो सरकार हमने 5 साल चलाई वो इतनी बेहतरीन थी। न्याय शब्द का असली उपयोग कांग्रेस पार्टी की उस सरकार ने किया, चाहे वो शिक्षा के रूप में स्वामी आत्मानंद स्कूल रही हो, चाहे वो गोबर को बेच करके पैसा कमा के अगर कोई बाइक खरीद ले रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा देश में, मतलब उससे अच्छा डायरेक्ट मनी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। अगर आज बीजेपी की सरकार को 3100 रुपए
धान का समर्थन मूल्य देने के लिए हमने मजबूर किया, तो हमने किया है। हमारी सरकार आने से पहले ये लोग बमुश्किल 1400, 1500, 1700, 1800 तक पहुंचे थे। हमने उस रेट को बढ़ाया, हमने किसानों की वैल्यू को बढ़ाया, हमने कोशिश की कि उनको उनकी उनका जो उपज है उसका उचित मूल्य मिले। तो ऐसा एक भी काम नहीं था जो हमारी सरकार ने अच्छा नहीं किया। पर मैंने कहा ना कि मैं खुद आज तक ढूंढ रहा हूं कि हम कहाँ चूके हैं, जरूर ढूंढ लेंगे। और मुझे लगता है कि अब जनता भी ढूंढ चुकी है। और 2 साल में भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से त्रस्त हो चुके हैं, व्यापारी त्रस्त हैं जीएसटी से, किसान त्रस्त हैं समर्थन मूल्य ना मिलने से, ऐसे बहुत सारी, रायपुर शहर में जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, ये लोग हमारे समय में चाकूपुर कहते थे रायपुर को, आज क्या हो गया है, गोलियां चल रही हैं लगातार रोज। आज ट्रैफिक का हाल इतना भयानक है रायपुर में कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गूगल मैप को खोलिएगा, 40 मिनट और 50 मिनट दिखाता है, जो दिल्ली और बॉम्बे में दिखाया करता था। तो रायपुर में अंतहीन समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि ये सारी समस्याओं का जो अंबार है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। और इसको खत्म करने के लिए हम लोग फिर 28 में मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, आप तो समस्याओं का समाधान की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को पता है कि जो चुनाव परिणाम आए थे वो गुटबाजी की वजह से ही सामने परिणाम जनता ने वो दिखाए हैं। क्या ये गुटबाजी, अब जब 2028 में चुनाव है, तो क्या गुटबाजी नहीं रहेगी, क्या ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि फिर से पार्टी में आना है आपको, सरकार बनाना है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। मुझे लगता है हमारी पार्टी में एक ही गुट है, वो पंजा छाप का गुट है। हम सब एक छतरी के नीचे हैं और स्वस्थ परंपरा है गुटबाजी भी। जहां ग्रुप्स नहीं होंगे तो कंपटीशन कहाँ से आएगा? पर हमारी पार्टी गुटबाजी के कारण हारी, ये कहना बहुत ही गलत होगा। और हर तरीके से ग्रुपिज्म इज अ हेल्दी कंपटीशन। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को पसंद, कोई मुझे पसंद करता होगा, कोई नहीं करता होगा, क्या उसे कांग्रेस में रहने का अधिकार नहीं है? तो मुझे लगता है सारी पार्टियों के लिए लागू होता है। डॉक्टर रमन सिंह जी का भी ग्रुप है, अब तो विष्णुदेव साय जी का भी धीरे धीरे बनने लगा है, बृजमोहन जी का एक अलग ग्रुप चलता है, राजेश मुणत जी का एक अलग गुट है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग गुट हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक होते हैं, तो वो ग्रुप्स में बटी होती, गुट में नहीं। और कांग्रेस पार्टी की हार का बिल्कुल भी कारण गुटबाजी नहीं था। हम सब मिलकर के लड़े, फिर से मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए, ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन आपकी राजनीति में आने का कारण क्या रहा? वेल एजुकेटेड हैं आप, दूसरा चूज भी कर सकते थे, राजनीति में आने का कोई कारण? मैंने सच में कुछ और ही चूज किया था। मैं वैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट था क्लास 12 तक, और पापा और बाकी सब घर में डॉक्टर हैं। तो उनकी इच्छा थी कि पापा, मेरे चाचा, दादाजी सब डॉक्टर हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर ही बन जाऊं। और ये हमारे देश का भी एक नैरेटिव टाइप का सेट है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। तो उन्हें लगा कि मैं भी बायोलॉजी लेकर के ट्राई करके अटेम्प्ट करके बन सकता हूँ। उस दौरान बहुत कंपटीशन था, पूरे प्रदेश में सिर्फ 100 सीटें थी। मेडिकल कॉलेज की 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतने हैवी कंपटीशन के बीच में पीएमटी को क्रैक करना मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। और मैं अपने घर वालों की अपेक्षाओं पर खरा तो नहीं उतर पाया। और फिर मैंने सोचा कि एक बार ड्रॉप लेकर के देखता हूँ। मैंने 1 साल अपना उसमें भी खराब किया, फिर तैयारी की, फिर कोशिश की कि एक बार और कोशिश कर लूँ। डेंटल कॉलेज में सिलेक्शन भी हुआ, पर मैं नो ऑफेंस विद डेंटिस्ट, पर मेरी डेंटिस्ट बनने की इच्छा नहीं थी। और मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनाऊँ। तो मैंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मौका दीजिए कि मैं बीबीए, उस समय 2003-4 में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का चलन बढ़ा और बीकॉम से लोग शिफ्ट होने लगे। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि रायपुर की एक अच्छी कॉलेज है, सेंट विंसेंट पेलोटी कॉलेज, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ और मुझे अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बीबीए लेना चाहता हूँ। अच्छा। उनके लिए भी बड़ा चैलेंज था कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कैसे बिजनेस, मैथ्स, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेगा। मैंने कहा वो मेरा टेंशन है, मैं पढ़ लूँगा। और ऐसे अनुमति मिली, मैं चला गया। कॉलेज में गया तो नए दोस्त मिले, पता नहीं उन लोगों को क्या दिखा, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। उन लोगों ने मुझे बोला कि चुनाव लड़ लेते हैं छात्र संघ का। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ गया कॉलेज में, जीत गया पहले साल में। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ गए और पता नहीं चला कैसे फिर एनएसयूआई ने मुझे टिकट दे दिया था। एनएसयूआई के उस दौरान के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे फिर बाद में प्रदेश एनएसयूआई का सेक्रेटरी बना दिया। तो धीरे धीरे 3 साल में मैं इतना एक्टिव हो गया स्टूडेंट एक्टिविज्म में कि फिर लगने लगा कि यही लाइफ है। चलिए, विचारधारा, लड़ाई करने में मजा आने लगा। बिल्कुल, लड़ाई करने में मजा ही आता है। विचारधारा ऐसा फिर क्यों कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी भी हो सकता है। एक्टिविज्म का अर्थ ही लड़ाई है। अच्छा। अगर कोई स्टूडेंट लीडर ये कह दे कि मुझ पर केस नहीं है,
तो मैं कहूँगा वो स्टूडेंट लीडर है ही नहीं। तो मैं 10 साल मैंने छात्र राजनीति की, मेरे ऊपर इस सरकार ने 21 केसेस लगाए, तो वो 21 केस में एक भी चोरी, डकैती, लूट, हत्या के नहीं थे। वो किसी ना किसी धरना के, प्रदर्शन के, कहीं किसी कुलपति के कमरे में विरोध विद्रोह के, ऐसे प्रतिबंधात्मक धाराएं जो होती हैं उस पर हमारे ऊपर केसेस लगाए गए। तो जो छात्र राजनीति करते हुए एग्रेसिव नहीं हुआ, वो छात्र राजनीति किया ही नहीं। तो ऐसा रास्ता बनता गया, और फिर मैंने सोचा था कि घर वालों को मैंने कन्विंस किया था कि मैं बीबीए के बाद एमबीए करूंगा, तो बाहर चला जाऊंगा, एमबीए कर लूंगा और इस तरीके से अपना फ्यूचर सेट करूंगा। पर जब 3 साल पूरे हुए, फिर मैंने उनकी अपेक्षाओं को तोड़ा। मैंने बोला कि मैं एलएलबी करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों? आई वांट टू परस्यू पॉलिटिक्स एज वेल एज एलएलबी। तो मेरे फादर बहुत कोऑपरेटिव रहे। और आपने जो विचारधारा पूछा, तो मेरे पापा पिछले 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही डिवोटेड कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में काम करते रहे। पापा प्रभारी महामंत्री भी रहे शहर कांग्रेस के। तो उनके कारण कांग्रेस जो थी वो ब्लड में थी, और लगातार कांग्रेस की विचारधारा और उसकी चर्चा घर पर होती थी। तो कहीं ना कहीं मैं उसी से प्रभावित था, और जब चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो भी मैंने एबीवीपी की जगह एनएसयूआई चूज किया। जबकि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, बीजेपी की सरकार, पर मैं चाहता था कि मैं एनएसयूआई से चुनाव लड़ूं। तो वो मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस की थी। और मुझे लगता है कि हम लोग जब कांग्रेस और भाजपा की या एबीवीपी और एनएसयूआई की बात करते हैं, तो उस पर सबसे बड़ा जो विषय है ना अंकिता जी, वो ये है कि जब आप एनएसयूआई में जाएंगे तो आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि इस जाति का विरोध करना है, इस व्यक्ति का विरोध करना है, कभी नहीं। एक बहुत ही फ्री एनवायरनमेंट में हम लोगों को राजनीति करने का मौका दिया जाता है। पर उसके उलट जब आप उस विचारधारा में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस जाति वाला आपका दुश्मन है, इस तरीके की आपको बात करनी है। भारत की बात करते करते ये लोग एक जाति, एक समाज की बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग भारत की बात करते हैं, और इसलिए मैंने कांग्रेस की विचारधारा को चुना। अच्छा, राजनीतिक गुरु कौन है आपके? जी, राजनीतिक गुरु कौन है आपके? देखिए, राजनीति में गुरु तो मुझे लगता है कि मैं विचारधारा को अपना गुरु मानता हूं, और कांग्रेस की विचारधारा ही मेरी गुरु है। और अगर आप पूछें कि राजनीति, देखिए गुरु वही होता है जो मार्ग प्रशस्त करता है। तो मुझे तो मेरे पिताजी ने मार्ग प्रशस्त किया कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एनएसयूआई से लड़िए, पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो इस विचारधारा को सुनिए, सोचिए और इस पर विचार कीजिए। तो अगर ऐसा कहेंगे तो कांग्रेस मेरी गुरु है, और अगर उसके बाद कोई है, मेरे पिताजी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है संगठन में पकड़ बहुत अच्छी है आपकी, दिल्ली से हो या रायपुर से हो या छत्तीसगढ़ के हो, पकड़ बहुत अच्छी है। पकड़ वाकई काम आता है? ये मेरा ना एक ही एजेंडा है, मैं काम करता हूँ। चाहे मोहन मरकाम जी अध्यक्ष रहे हो, मैं उस समय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, तो भी मैं उन्हें समय देता था, काम करता था पार्टी के लिए, हर समय खड़ा रहता था। जब महासमुंद का नगर पालिका चुनाव था, सब कहते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम हार जाएंगे, और कोई पर्यवेक्षक बनना नहीं चाहता था। मोहन मरकाम जी ने बोला आप कर लोगे, तो मैंने किया, और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी वहाँ पर, बहुमत नहीं होने के बावजूद। जब जैसा भी किया हमने, पर कुछ असंतुष्ट थे, कुछ निर्दलीय थे, उनसे निवेदन किया, उनसे बात की। हमने कहा आप मुख्य धारा में आइए, आप कांग्रेस को मदद कीजिए, हम आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। और उन्होंने बनाया, जगदलपुर के जनपद का चुनाव हो, फिर घरघोड़ा के नगर पंचायत का चुनाव, मैंने हर वो काम किया जो पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। और मेरा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मुझे पर्यवेक्षक बना के जहां भी भेजा गया है, मैं पार्टी को जिता करके लेकर के आया। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे संगठन का आदमी कहा जाता है। और क्योंकि मैं हमेशा चुनाव लड़ने के ऊपर संगठन में काम करना उचित समझता हूँ। मुझे पार्टी आज मौका दे, चाहे कल मौका दे, और नहीं भी दे तो भी मैं पार्टी में काम करने में ज़्यादा इच्छुक हूँ, इसलिए शायद मेरे बारे में ये चर्चा होती है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बहुत करीबी आप माने जाते थे, ऐसा क्या हुआ, उनसे फिर दूरी हो गई? देखिए, जोगी जी ने मुझे बहुत मदद की, इस पर कोई तोहमत नहीं। अमित भैया से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं। कोई राजनीति से इतर आपके संबंध सबसे रह सकते हैं। और जोगी जी एक अच्छे कुशल राजनेता के साथ साथ मैं तो सोचता हूँ कि जोगी जी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी थे, कि अगर आप उनसे कोई राय लेने जाते तो वो आपको एक के साथ 2 मुफ्त देते थे कि भविष्य में भी काम आएगी। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने जर्नलिज्म के जब शुरू के दौर में थी, तब जोगी जी से लगातार मुलाकात, आप भी इससे, मेरी बातों से आपको भी सहमति रहेगी। और पर जोगी जी एक और बात कहते थे कि पार्टी माँ होती है और उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तो
मैंने जब जोगी जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो मैंने उनसे हाथ जोड़ करके विदाई ली और मैंने कहा कि अंकल, मैं उन्हें अंकल कहता था, मैंने उनसे कहा कि अंकल, किसी मोड़ पर फिर अगर आप कांग्रेस में आए तो मैं आपको वहीं खड़ा मिलूंगा जहां आज हूं, आपके साथ रहूंगा। पर जब कांग्रेस की बात आएगी तो मेरे लिए, क्योंकि मैंने आप इंटरव्यू के शुरू में कहा ना कि विचारधारा जो है वो मेरी गुरु है, तो अगर पार्टी है तो पार्टी माँ है, तो उसे धोखा तो नहीं देना चाहिए। मैं आज भी कल भी उस पर स्टिक करता था, आज भी करता हूं और कल भी करूंगा कि मेरे इस इंटरव्यू के अंश को निकाल करके कोई भी इस्तेमाल कर ले जब मैं कोई गलत काम करूं। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, जीवित कांग्रेस में हूं तो चाहता हूं कि जब इस दुनिया से जाऊं तो शरीर पर जो तिरंगा है वो कांग्रेस का हो। चलिए, लगातार ही चर्चाएं होती है कि कांग्रेस में अब यूथ नेताओं की जरूरत है। पिछली बार जो टिकट मिला उसमें भी कहा गया था कि यूथ को इस बार मौका दिया जाएगा। क्या इस बार कांग्रेस यूथ को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, यूथ को पिछले बार भी बहुत मौके मिले। देवेंद्र अच्छा एग्जाम्पल है, आशीष छाबड़ा जी अच्छा एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन लोगों को लगातार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया और उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। तो मौका हमारी पार्टी देते रहती है, उसके बाद का मौका जनता को देना है। तो मुझे लगता है कि पार्टी मौका दे, उसके बाद जनता के पास भी हमें अदालत में जाना है और वहीं का फैसला अंतिम होता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी तो हमारी लगातार मौका देती है, जनता भी मौका दे, तभी दोनों रिजल्ट्स एक साथ अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में हैं, लगातार आप पश्चिम से सक्रिय हैं। क्या इस बार पार्टी आपको मौका देगी? इसको लेकर क्या लगता है, कितनी तैयारियां हैं पश्चिम को लेकर? मैं निश्चित तौर पर उस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उस पर कोई दो मत नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से कनेक्टेड भी रहता हूँ और उनके सुख दुख में साथ निभाने का प्रयास भी करता हूँ। मेरी हर संभव कोशिश होती है कि, हालांकि पूरे प्रदेश स्तर पर मैं कोशिश करता हूं कि किसी के भी काम आ सकूं, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। पर हाँ, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। मेरा भी उद्देश्य है कि उस विधानसभा से अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं अच्छा चुनाव लड़के और कोशिश करूंगा कि वो सीट पार्टी को जीत कर दूं। पर फिर इसमें एक क्लॉज आता है कि वो मौका पार्टी को देना है। तो ये पूरा निर्णय जो है वो पार्टी के पक्ष में है और जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, मैं अपना 100% दूंगा। पर पार्टी को निर्णय लेना है कि वो कौन और किसे चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन वर्तमान विधायक का साफ तौर पर कहना है कि जितना विकास मैं जब मंत्री था उस वक्त पश्चिम विधानसभा का हुआ है, अब कुछ ही काम है जो अब तक से नहीं हो पाए। क्या लगता है, क्या पश्चिम विधानसभा का पूरा विकास हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी आप जाइए कोटा की गलियों में घूम लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कुकुरबेड़ा के क्षेत्र में घूम लीजिए, समझ आ जाएगा। आप महोबा बाजार जाइए, आपको विकास दिख जाएगा। अगर टाटीबंध से आज़ाद चौक तक सड़क बनाना और हाई मास्ट लाइट लगाने को आप विकास कहते हैं तो वो विकास नहीं है। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि विकास जनता जब स्वीकार करे ना, तब वो विकास है। अगर पब्लिक ने आपको एक बार हराया था तो आप समझिए कि आप शायद अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे थे, इसलिए हराया था। उसके साथ साथ एक जनप्रतिनिधि को शालीन भी होना बहुत आवश्यक है। जनता के साथ जो उनके मुद्दे हैं उन्हें सुनना और उसे एड्रेस करना भी बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि अगर जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है वो भी ऐसा करें तो उनके लिए बेहतर होगा। पर ऐसी अपेक्षाएं भी जनता उनसे करती है जिस पर वो खरे नहीं उतरते। इसके साथ साथ आपको, मैं रायपुर पश्चिम की बात हो रही, तो ये तो अच्छी बात है, आपने सवाल ही अच्छा कर लिया। आप बताइए कि आज़ाद चौक से लेकर के आप जब समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, रामसागर पारा, गीता नगर, ये रायपुर शहर के बहुत ही पॉश इलाके कहे जाते हैं। इस पे वाटर लॉकिंग क्यों होती है? शायद आप और हम दोनों उसी क्षेत्र से आते हैं। मैंने पूरा अपना बचपन वहीं गुजारा है। मैं स्कूल जाता था तो यहाँ तक पैर जो है वो पानी में डूबे होते थे। उस समय तरुण चटर्जी जी विधायक थे, उसके बाद राजेश भैया बन गए। राजेश भैया बने तो पैर इतने डूबने लग गए और आज तक वाटर लॉकिंग वैसी है। मेरा कार्यालय, मेरा घर है वहां पर, जब ज्यादा बारिश होती है तो अंदर तक पानी आता है। ऐसी परिस्थितियां हैं। क्यों आता है? क्योंकि पानी की निकासी सही नहीं है। और उस बात को लेकर के हमने बहुत बार आवाज उठाई। आपने क्यों नहीं किया? क्या एक विकसित विधानसभा ऐसी होती है जिसमें वाटर लॉकिंग होती है? मुझे नहीं लगता। और अगर आपकी विधानसभा के सबसे पॉश इलाके में वाटर लॉकिंग हो रही है तो आप गुड़ियारी का, अशोकनगर का, रामनगर का, महोबा बाजार का, कोटा का, इसका हाल समझ लीजिए कि क्या होता होगा। कचड़ों का अंबार है पूरे विधानसभा में, बहुत बुरी तरीके से। अगर आप विकसित विधानसभा कहते हैं तो उसे हटाइए ना, साफ सफाई कीजिए ना। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो आपने शुरू में कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद सबसे बेसिक चीजें हैं सड़क, पानी, नाली, बिजली। सड़क अच्छे से बन नहीं रही है, नालियां बजा रही हैं, आपकी वाटर लॉकिंग हो रही है ना, पानी आपको
शुद्ध और अच्छा मिल नहीं रहा है। चौथा बिजली है, उसका बिल तो आपके और हमारे सबके घर अच्छा आ ही रहा है, पता चल ही गया है कितना अच्छा आ रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार और इसके जनप्रतिनिधि बैकफुट पर हैं और उन्हें 100 बार विचार करने की जरूरत है कि जनता उन्हें क्यों वोट दे। मूडत जी का साफ तौर पर कहना है, भले ही मुझ पर एक बार विश्वास नहीं किया गया, लेकिन जब कांग्रेस पर विश्वास किया गया, जब कांग्रेस का विधायक वहां बना, उन्होंने कौन सा काम कर लिया? वो बातें तो कांग्रेस के विधायक से पूछिएगा आप। बिल्कुल। क्या लगता है आने वाले दिनों में फिर से एक बार काम करने का मौका आपको मिलेगा? 100% मिलेगा। और अगर हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं कहता मैं लड़ूंगा, जो भी लड़ेगा उसे जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार भी किए थे, जनता ने क्यों नकारा, फिर मैंने कहा ना कि वो जनता के पास उसका जवाब है और मैं उन जवाबों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 45,000 से हम वो विधानसभा हार जाएंगे मैंने सोचा नहीं था कभी भी। तो क्यों हारे, कैसे हारे, उसका जवाब जनता के पास है। और उन जवाबों का जो है ना, फिर से आप समझिए कि फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा सब कुछ, फिर से मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, फिर से उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, तब जाके हम मैदान में उतर सकते हैं। चलिए, अगर जिलाध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ दायित्व, रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, मेरा तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि संगठन बहुत अच्छा बने, अच्छे लोगों को उसमें मौका मिले। जैसे मैं खुद के लिए मौके की अपेक्षा कर रहा हूं कि मुझे अध्यक्ष बनने मिल जाए, वैसा ही बहुत सारे लोग हैं जो पदाधिकारी बनके पार्टी में काम करना चाहते हैं, बूथ स्तर से लेकर के शहर कांग्रेस के स्तर तक। उन सब को अच्छे लोगों का चयनित करके उनको मौका दिया जाए, अच्छे लोगों को आगे ला करके उनके नेतृत्व में लड़ाई को लड़ा जाए, वही एक अच्छी और सच्ची लड़ाई होती है। और जब वो लड़ाई लड़ेंगे तो हम 100% जीतेंगे। तो मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता ये रहेगी कि अच्छे लोगों को मैं पार्टी से जोड़ूं, समाजों के साथ संतुलन बनाने का हम प्रयास करें। और मुझे शहर अध्यक्ष बनने मिले ना मिले, दोनों परिस्थितियों में मेरी हमेशा से ये सोच रहती है कि हम जो शहर के विभिन्न समाज हैं उनसे मिलते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, लोगों की समस्याओं को सुनते रहें, उठाते रहें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उसी से आप उनका विश्वास जीत सकते हो और विश्वास जीतने के बाद ही वो आपको मौका देते हैं। चलिए, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आपने कांग्रेस को मौका दिया था और किस तरह के कारनामे हुए आप सबके सामने हैं। कई जेल में हैं, लगातार जो घोटाले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इस बार फिर से आप बीजेपी को मौका दीजिए, क्या लगता है? देखिए, तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो एक सीन क्रिएट किया गया, ईडी और सीबीआई, आईटी, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक अंग हैं, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस हमारे अनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन है। ईडी, सीबीआई, आईटी और भी जो होते होंगे, वो डीजीजीआई, ये सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन है। तो ये लोग अपना काम कर रहे थे, पार्टी का काम था भाई, उनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग कर रहे थे। आज जो भी ईडी के जितने भी मामले, उसका काउंटर अगर आप देखेंगे देश में, तो 1% से ज़्यादा मामले आज तक साबित नहीं हुए। तो वो क्रिएटेड भी हो सकते हैं और वो सब मामले कोर्ट पर लंबित हैं। तो मुझे लगता है कि उसका निर्णय कोर्ट करे, पर जो असली कोर्ट है जनता का, उसमें हम 28 में जाएंगे। और मुझे उसका निर्णय आज से पता है कि जिस दिन वो चुनाव होंगे, और हमारे और सरकार बनने के बीच में सिर्फ चुनाव का अंतर है, वो चुनाव जिस दिन हो जाएंगे हम सरकार में होंगे। बिल्कुल। क्या महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं? देखिए, हमने हमेशा प्रयास किया कि वो रहे, और हमने कभी, आप हमारी सरकार के दौरान अगर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान वाकई में, ठीक है, रायपुर में कुछ घटनाएं थी, मैं उसे स्वीकार करता हूं और वो नहीं होनी चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो करते थे, पर हम अच्छा प्रयास कर रहे थे। पर आज की परिस्थिति में तो मुझे और नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में रायपुर में कब चेन स्नैचिंग हो जाए, कब कोई दारू पी के आपको गाड़ी से ठोक दे, कब कोई आपके साथ आकर के कोई घटना कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है हमारे राज्य की, और कानून व्यवस्था के नाम पर हम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब तक उसे सुधारा नहीं जाएगा तब तक लोग चैन से इस राज्य में नहीं रह सकते। बिल्कुल। चलिए, पार्टी के महत्वपूर्ण पद में आप हैं, अगर इस बार कांग्रेस आती तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी? देखिए, वो तो सबसे पहली बात कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो डिसाइड करते हैं कि किन मुद्दों के साथ हम जनता के पास मैदान में उतरेंगे। पर अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मांगेंगी तो हम उसी मॉडल पे जाना चाहेंगे जिस पे हमने पिछले 5 साल में काम किया। 18 से 23 में हम कोशिश करेंगे कि किसान, मजदूर, निराश्रित, कमजोर वर्ग को ताकतवर बनाने का प्रयास करें। आप सोचिए कि कोरोना के दौरान पूरे देश की अर्थव्यवस्था जब नीचे थी, हमारी सरकार ने डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के तहत उनको इतना फायदा दिया कि कोरोना के जस्ट बाद जो धनतेरस आया, पूरे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो हाल है वो खराब था, और छत्तीसगढ़ में वो प्लस पे थे।
तो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी तब अच्छी होगी जब आप उन्हें उनके हक का पैसा या उनके अधिकार को उनको देंगे। तो अगर हमारी सरकार बनती तो हम जनता को उनका अधिकार देने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, उनको भी उनका अधिकार देने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे हर व्यक्ति को उसका जब अधिकार मिलता है और जब उसकी पॉकेट में पैसे पहुंचते हैं, तभी वो पैसा आकर के जनता के पास आता है, वही पैसा रोल करके आपकी इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि प्रदेश अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुदृढ़ रखना चाहते हैं, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को इस मॉडल पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस होती है, लेकिन बिजली सरप्लस है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी जो अब बिजली बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमने तो दिया था 400 यूनिट तक का माफ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सब अपने जेब में वापस डाल लिया है। और एक सरप्लस राज्य में भी अगर हमें, अब चलिए आप स्मार्ट मीटर को छोड़ दीजिए, बिजली के बिल को छोड़ दीजिए, लाइट गोल होने लगी रायपुर में। मैंने पिछले 10-15 सालों में कभी रायपुर जैसे शहर में लाइट गोल की समस्या नहीं देखी। आज आपके हमारे घरों में लाइट गोल होती है, मैसेजेस आते हैं कि इस फीडर में 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक बंद रहेगी। क्यों बंद रहेगी? जब मेरे पास सरप्लस बिजली है मेरे राज्य में, तो क्यों बंद रहेगी? और ये हमने कभी परेशान नहीं किया 5 साल में जनता को। उल्टा हमने बिजली बिल की जो योजना थी, बिजली बिल हाफ की योजना थी, उसके तहत हमने लोगों को फायदा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, बिजली बिल की बात निकली है तो देखिए कि इस पे फोटो तो विष्णुदेव साय जी ने अपनी लगा ली है, पर फोटो ले आओगे आप, देखिए। अच्छा, इन्होंने वो भी हटा दिया कि कितना फायदा होता था। नहीं तो जब हमारी सरकार थी तो इसमें आपको पोर्टल में दिखता था कि आपको अभी तक बिजली बिल से इतना फायदा हो चुका है। अच्छा। और आज वो दिखना बंद हो चुका, क्योंकि इन्होंने उस स्कीम को ही बंद कर दिया। तो एक ऐसा राज्य जहां पर बिजली सरप्लस हो, वहां बिजली गोल हो, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कर सकते हैं उसमें राज्य सरकार को, उसका जवाब जनता जरूर देगी। बिल्कुल। 2018 के जो परिणाम आए थे, क्या अब 2019 में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अब खुल पाएंगी? फिर से विधानसभा चुनाव है, 100% खुलेगी, और दुकान सज कर तैयार भी है। बस जनता को फीता काटना है, और जनता जिस दिन फीता काटेगी उस दिन दुकान खुल जाएगी। बिल्कुल। इंतजार है कि फिर से जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या इस बार नफरत के बाजार में मोहब्बत का गुलाब कांग्रेस खिला पाती कि नहीं खिला पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े।